हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है जून 30 2022 एंड लेट्स कंटिन्यू विद द डेली करंट अफेयर सीरीज। सो आज जो आर्टिकल्स हमको कवर करने हैं उनमें से पहला है गुलाबी मीनाकरी ब्रूच से इतर बॉटल। इतर यानी कि जो फ्रेगरेंस जो हम यूज़ करते हैं। ये न्यूज़ इसलिए है क्योंकि पीएम रिसेंटली जो G7 समिट पे गए हैं, तो G7 समिट में जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं और जो इनवाइटीज़ हैं उनको पीएम ने यूनिक इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स गिफ्ट किए हैं। इसकी वजह से एक न्यूज़ में है ये। उसके अलावा अगला न्यूज़ है स्पीकर्स पावर इन रिबेलियन। जैसे कि अभी महाराष्ट्र में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ है चाइनाज इंटरवेंशन इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जैसे आपको पता होगा कि जिबौती में चाइना ने अपना मिलिट्री बेस बनाया है। उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। इंडिजिनियस mRNA जैप्स गेट DGCI नोट फॉर इमरजेंसी यूज़। जो कोविशील्ड जो मोस्ट ऑफ द पर्सन को लगाई गई है इंडिया में, वो एक DNA वैक्सीन है। ये mRNA वैक्सीन है जिसको DGCI ने अप्रूव किया है इमरजेंसी यूज़ के लिए। अगला है G7 टू कैप रशिया इनकम फ्रॉम ऑयल सेल्स। रिसेंटली कई कंट्रीज़ जिसमें से इंडिया भी एक है, उन्होंने रशिया के चीप ऑयल की वजह से जो बाइंग कैपेसिटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ा दी है, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको ये कंसर्न है कि शायद रशिया को वार फंड मिल रहा है इन कंट्रीज़ के थ्रू। अगली न्यूज़ है कॉमनवेल्थ अडॉप्टिंग लिविंग लैंड चार्टर। ये डाउन टू अर्थ का एक एडिटोरियल है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट न्यूज़। ये न्यूज़ है पीएम्स गिफ्ट टू G7 लीडर्स। जैसे कि हमने अर्लियर टाइटल में देखा था, तो वो उन्होंने कुछ यूनिक क्राफ्ट जो हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट जो हैं, जो जिसके लिए इंडिया को GI टैग मिला हुआ है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स को गिफ्ट किया है हमारे पीएम ने। उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो गुलाबी मीनाकरी ब्रूच है जो कि वाराणसी में देखने को मिलती है, ये हमारे पीएम ने यूएस के प्रेसिडेंट को गिफ्ट किया है। तो गुलाबी मीनाकरी के बारे में ये है कि ये वाराणसी के उत्तर प्रदेश में इसको GI टैग्ड है, और इसका बेस है वो जो है वो ये प्योर सिल्वर का बना होता है, ये जो पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म है वो। उसके अलावा जो जापान के जो पीएम हैं उनको एक ब्लैक पॉटरी गिफ्ट की गई है जो कि निजामाबाद से मिलते हैं, और उत्तर प्रदेश अगेन उसको GI टैग मिला हुआ है इस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म के लिए। ये जो पर्टिकुलर पॉटरी है इसको निजामाबाद लाया गया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल, यानी कि मुगल जब शासन कर रहे थे हमारे देश में, तब इस पॉटरी को पर्टिकुलरली यहाँ लाया गया था, और उसके बाद से ये कंटिन्यू एग्जिस्ट करता है। अगला है ढोकरा आर्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़। ये अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट को गिफ्ट किया है हमारे पीएम ने। ये जो ढोकरा आर्ट है ये छत्तीसगढ़ के कुआकोंडा नाम की एक जगह से प्राप्त होती है, यानी कि वहाँ के लोग इसको बनाते हैं। इस पर्टिकुलर आर्ट का थीम है नंदी, जिसको हम हमारे पुराणों में और जो धर्म ग्रंथ है उसमें हम जानते हैं कि वो क्या है। उसके अलावा ये जो ढोकरा स्कल्पचर होता है ये एक वैक्स कास्टिंग टेक्निक है जिसको लॉस्ट वैक्स प्रोसेस के सिमिलर ही माना जाता है, और उसी वे में इसको बनाया जाता है। ये जो ढोकरा आर्ट है इसमें ब्रास, निकल और जिंक के एलॉय यूज़ किए जाते हैं, जो इसको काफ़ी हद तक एक एंटीक लुक देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इस तरह के जो ओल्डेस्ट स्पेसिमेन जो मिलते हैं, जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो है उसके तहत वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम जो डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति मिली थी मोहनजोदारो से, वो माना जाता है। तो ये एक सिमिलर टाइप का एक आर्ट टेक्निक है जो कि छत्तीसगढ़ में प्रैक्टिस किया जाता है। इसके अलावा ये हैंड पेंटेड टी सेट है जो कि बुलंदशहर से मिलते हैं। ये पीएम ने ब्रिटिश के पीएम को गिफ्ट किया है। इस टी को आखिर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि ये टी है, एक तो GI टैग मिला हुआ है इस टी के लिए, और उसके अलावा टी क्या है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ब्रिटिश कल्चर में, क्योंकि ब्रिटिश भी टी जो कंज्यूम करते हैं वो काफ़ी हद तक
एक प्रोमिनेंट फीचर है ब्रिटिश कल्चर और उनकी सोसाइटी का। इसके अलावा इत्र बॉटल, यानी कि जो इत्र होता है, जो फ्रेगनेंस यूज़ किया जाता है, वो फ्रॉम कन्नौज, ये गिफ्ट किया गया है फ्रेंच प्रेसिडेंट को। और इस पर्टिकुलर इत्र की बॉटल को जीआई टैग मिला हुआ है फ्रॉम कन्नौज, अगेन इन यूपी। अब ये पर्टिकुलर जो इत्र की बॉटल है, ये आखिर क्यों फ्रांस को दिया गया है? क्योंकि फ्रांस जो है वो लीडर है परफ्यूम मार्केट में, जो कि इस मार्केट का लगभग 30% शेयर इन द वर्ल्ड मार्केट रखता है। नेक्स्ट आइटम जो है वो है मार्बल इनले टेबल टॉप, जो कि आगरा में मिलता है, और ये है इटालियन पीएम को गिफ्ट किया गया है, ये हमारे पीएम के द्वारा। तो अब ये मार्बल इनले जो है, इसको ये आखिर क्यों गिफ्ट किया गया है? तो जो मार्बल इनले है हैज़ इट्स ओरिजिन इन ओपस सेक्टाइल, और ये पर्टिकुलर जो चीज़ है वो ये रोमन वर्ल्ड में पॉपुलराइज हुआ था, और इटली का जो कल्चर है वो काफ़ी हद तक रोमन है। सो इस वजह से पीएम के द्वारा इस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म को इटली के पीएम को गिफ्ट किया गया है। अगला है मुंज बास्केट और कॉटन की दरी। दरी आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये मिलता है प्रयागराज, अमेठी और सुल्तानपुर को। तो यहाँ इस पर्टिकुलर ये जो रीजन है, इनको इसके लिए जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये हमारे पीएम ने सेनेगल के प्रेसिडेंट को गिफ्ट किया है, और इसको आगरा दरी के नाम से जीआई टैग मिला हुआ है। तो अब आखिर ये दरी ही क्यों गिफ्ट किया गया है उनको? तो जो सेनेगल है, वहाँ एक ट्रेडिशन है कि जो हैंड वेविंग दरी होती है वो पास किया जाता है एक मदर से डॉटर को। वो वहाँ के ट्रेडिशन और कल्चर का एक पार्ट है। सो इसलिए ये पर्टिकुलर गिफ्ट दिया गया है। अगला है हैंडमेड नॉटेड सिल्क कारपेट फ्रॉम कश्मीर। कश्मीर को इसके लिए जीआई टैग मिला हुआ है। ये पीएम जी ने दिया है कनाडा के पीएम को। कश्मीर के लोकल लैंग्वेज में इसको काल बफ्फी भी कहते हैं। सो इसके पीछे की हिस्ट्री ये है कि जो सुल्तान जैन उल अबिदीन थे, वो ये कारपेट पर्शिया से लाए थे, पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया से, और कश्मीर के लोकल लोगों को इसके बनाने के लिए ट्रेन किया गया था, जो कि अब तक उन्होंने वो ये प्रैक्टिस करते हैं। सो इस वजह से इसको जीआई टैग मिला हुआ है। अगला जीआई टैग है मेटल मरोड़ी कार्विंग मटका। कहाँ से? मुरादाबाद से। ये दिया गया है जर्मन की चांसलर को, और ये जीआई टैग इसके लिए उत्तर प्रदेश, यानी कि मुरादाबाद तो उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश को इसके लिए जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है लेकेरवेयर राम दरबार फ्रॉम वाराणसी। ये इंडोनेशिया के पीएम को गिफ्ट दिया गया है, और इसको जो जीआई टैग मिला हुआ है, ये मिला हुआ है फ्रॉम वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। सो आखिर ये राम दरबार इंडोनेशिया के ही क्यों? क्योंकि इंडिया और इंडोनेशिया जो है वो सिमिलर रामायण लिंक शेयर करते हैं, और काफ़ी हद तक सिमिलर प्रैक्टिस भी है। सो इस वजह से ये पर्टिकुलर गिफ्ट इंडोनेशिया को इंडियन पीएम के द्वारा दिया गया है। दिस न्यूज़ इज रिगार्डिंग स्पीकर्स पावर इन अ रिबेलियन, यानी कि जो केस ऑफ रिबेलियन होता है जिसमें एमएलए डिफेक्ट कर जाते हैं पर्टिकुलर गवर्नमेंट से या लेजिस्लेचर से, तो उसके रिलेटेड ये चीज़ है। तो इसमें क्या हुआ है, महाराष्ट्र में जो केस चल रहे हैं अभी, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक इंटरिम ऑर्डर जारी किया है, जिसमें उन्होंने अंडरमाइन किया है द पावर ऑफ स्पीकर अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इंटरिम ऑर्डर आखिर है क्या? इस इंटरिम ऑर्डर में ये मेंशन्ड है कि जो रिबेल एमएलए हैं उनको मोर टाइम, यानी कि और टाइम मिलेगा रिप्लाई करने के लिए, जो उनको डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया गया है उसके लिए। इसके अलावा इस ऑर्डर में ये लिखा है कि ये एफिडेविट, यानी कि जो भी एमएलए डिफेक्ट किए हैं उनके तरफ से एक एफिडेविट मिलेगा, यानी उनको देना होगा, और उसके अलावा काउंटर एफिडेविट देना होगा डिप्टी स्पीकर को उनके रिमूवल के लिए। तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है मेजर लेवल पे? तो ये इससे क्या होगा, तो जो डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग्स है वो और ज़्यादा डिले होगी, ट्रस्ट वोट जो है असेंबली में वो इम्पैक्ट होगा, और उसके अलावा जो 10th शेड्यूल की जो सैंक्टिटी है उस पर फिर से एक बार क्वेश्चन मार्क लगेगा। सो 10th शेड्यूल के बारे में देख लेते हैं। इसको एंटी डिफेक्शन लॉ ऑफ 1985 के रूप में जाना जाता है।
ये स्पीकर को एम्पावर करता है कि वो उस लेजिस्लेटर को यानी कि एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं जो कि पार्टी से डिफेक्ट कर गए हैं, यानी कि पार्टी की जो गाइडलाइंस है और उनके जो कन्वेंशंस है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं। सो इसका इम्पैक्ट क्या? तो ये कहीं ना कहीं जो लेजिस्लेटर्स होते हैं, जो डिफेक्ट करने वाले एमएलएस होते हैं, उनको एक विंडो दे देता है ताकि इस प्रोसेस में उसके अलावा जो डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग्स होती हैं और इसके बारे में कहीं ना कहीं अंदाज़ा होता है और पता होता है, तो ये एक तरह का स्टॉल करने का या सरकमवेंट करने का एक तरीका हो जाता है। और ये कहीं ना कहीं स्पीकर के जो हैंड्स हैं उनको काफ़ी हद तक टाई कर देता है, क्योंकि 10th शेड्यूल की वजह से स्पीकर के पावर्स में भी थोड़े बहुत इनकन्सिस्टेंसी हो जाती है। सो कुछ केसेस रहे हैं जैसे कि किहोतो होलोहान वर्सेस जचिल्लू 1992। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई कि जो स्पीकर हैं उनको ही ये पावर होता है रिगार्डिंग द डिफेक्शन, और जो फाइनल ऑर्डर आएगा स्पीकर की तरफ से वही जुडिशियल रिव्यू के लिए सब्जेक्ट होगा, उसके पहले की प्रोसीडिंग्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया कि वो रिफ्रेन करते हैं, यानी कि जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उस पर किसी भी तरह का इंटरफेयर करने से मना कर दिया कि जो फाइनल जजमेंट आएगा वही जुडिशियल रिव्यू के लिए होगा, और प्रोसीडिंग्स पे इंटरफेरेंस बाय द सुप्रीम कोर्ट ये तो होने वाला नहीं है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो कि 2016 का एक सिनारियो था, उसमें स्पीकर को बार ही कर दिया गया, यानी कि मना ही कर दिया गया अंडर द 10th शेड्यूल कि अगर उनके खुद की रिमूवल की जो प्रोसीडिंग्स है वो पेंडिंग है तो वो इस पर्टिकुलर केस पे एक्ट नहीं कर सकते हैं। अगला जो केस है वो है नाबम रेबिया वर्सेस पेमांग फेलिक्स केस है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट की यही रूलिंग आई कि स्पीकर्स की पावर जो है वो लिमिटेड होगी इस पर्टिकुलर केस में, और अगर उनके खिलाफ ही नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रही है इन द लेजिस्लेचर तो कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल है कि वो इस पर्टिकुलर सिनारियो में कोई जजमेंट देते हैं। सो दिस इज द होल न्यूज़ रिगार्डिंग इट। Next news is China's intervention in the Horn of Africa. So China's investment in African continent took a new turn. क्यों? क्योंकि जो कॉन्फ्रेंस हुई है चाइना हॉर्न ऑफ अफ्रीका पीस गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, उसकी वजह से ये फर्स्ट टाइम चाइना है जो कि एम कर रहा है एक तरह का सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इस पर्टिकुलर एरिया में। सो चाइना के जो 3 ऑब्जेक्टिव है अफ्रीका में, ये क्या है? फर्स्ट इज कंट्रोलिंग द पेंडेमिक, सो इम्प्लीमेंटिंग ए फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन जो कि FOCAC के नाम से जाना जाता है। सो इसमें क्या है, चाइना का जो रोल होगा वो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर और सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए प्रमोट करना इस पर्टिकुलर एरिया में जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। उसके अलावा अपहोल्ड कॉमन इंटरेस्ट वाइल फाइटिंग हेजेमोनिक पॉलिटिक्स। There are some recent projects by China in this particular area. So in 2021 forum, entire region of Horn participated and 4 resolutions were adopted. अब क्या था उसमें? डाकार एक्शन प्लान, चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन विजन टिल 2035, साइनो अफ्रीकन डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ 8th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जिसको FOCAC कहा जाता है। जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कंट्रीज़ हैं वे चाइना की जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है इसमें काफ़ी हद तक बेनिफिशरी रहे हैं। उसके अलावा जो 2035 का विज़न है चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन के लिए, उसमें क्या है? उसमें एम है कि ट्रांसफॉर्म हेल्थ सेक्टर, एलिविएट पॉवर्टी, प्रमोट ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपांड डिजिटल इनोवेशन। उसके अलावा फोकस रहेगा ग्रीन डेवलपमेंट पे, कैपेसिटी बिल्डिंग पे, इम्प्रूविंग पीपल टू पीपल एक्सचेंज एंड पीस एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की। लेकिन चाइना का जो प्राइमरी इंटरेस्ट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका और उसके आसपास के कंट्री में इन्वेस्ट करने की, वो तो जग जाहिर है। उसमें से पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि चाइना की BRI और उसके अलावा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वगैरह को भी सपोर्ट करता है। तो इसमें शामिल है
एडिस जिबोटी की जो रेलवे लाइन है, जो कि लैंडलॉक्ड कंट्री को इरिट्रिया पोर्ट में कनेक्ट करेगी, जो कि रेड सी से कोर्स शेयर करती है। उसके अलावा मोम्बासा नैरोबी रेल लिंक भी बनाया जा रहा है इन केनिया। उसके अलावा मिलिट्री हार्डवेयर मार्केट भी डेवलप किया जा रहा है इन इथोपिया। उसके अलावा जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, उसमें जो इथियोपिया है वो टॉप 5 अफ्रीकन रेसिपिएंट में से एक है, जो कि चाइना के द्वारा इन्वेस्टमेंट प्राप्त करते हैं। उसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो कि अफ्रीका में है, उसके लिए चाइना ने लगभग 400 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं मोम्बासा के ऑयल टर्मिनल में। उसके अलावा चाइना यहाँ के गोल्ड, आयरन और प्रीशियस स्टोन्स, केमिकल और ऑयल एंड नेचुरल गैस में भी काफ़ी हद तक इंटरेस्टेड है, जो कि इथियोपिया से मिलता है। उसके अलावा जो साउथ सूडान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, वो काफ़ी हद तक बीजिंग के लिए एक फ़ायदेमंद का सौदा रहेगा। जो मैरीटाइम इंटरेस्ट है चाइना के, वो तो जग जाहिर है, क्योंकि ये ओनली मिलिट्री बेस है आउटसाइड चाइना की जो मेन लैंड है वहाँ से, वो है जिबोती में, जो कि काफ़ी हद तक एक स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट प्लेस है। वैसे तो मोस्ट ऑफ द जो प्रोजेक्ट हैं चाइना के, वो काफ़ी हद तक डाउट हैं, फिर भी जो गवर्नमेंट है यहाँ की, वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अराउंड की, वो काफ़ी हद तक वेलकमिंग है इस पर्टिकुलर सिनारियो में। सो ये क्वेश्चन रेज करती है कि क्या चाइना का नया फोकस है कि इस पर्टिकुलर एरिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पीस मेंटेन करना है, जबकि पहले नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी चाइना अडॉप्ट करता था। सो पीस एंड स्टेबिलिटी आर म्यूचुअल रिक्वायरमेंट फॉर चाइना एंड अफ्रीका। अफ्रीका के लिए चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे स्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा जितने भी कंट्रीज़ उसके आसपास है वहाँ। चाइना के लिए यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि इस पर्टिकुलर एरिया में पीस मेंटेन करके रखना, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट का सिनारियो आता है तो वो काफ़ी हद तक हैवी कॉस्ट करेगा चाइना के लिए। उसके अलावा जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव जो है, इसमें ये पर्टिकुलर जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, वो काफ़ी हद तक एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा अकॉर्डिंग टू द चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन विजन 2035 स्टेटमेंट। सो चाइना का जो रिसेंट मूव है, वो दिखाता है कि चाइना का जो नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी है, वो वहाँ से शिफ्ट करके इंटरवेंशन की पॉलिसी बना रही है। उसके अलावा इट एम्स टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज अ ग्लोबल लीडर एंड बूस्ट इट्स इंटरनेशनल स्टेटस। उसके अलावा चाइना का जो प्रेजेंस है, ये यूरोपियन पावर्स के लिए एक अल्टरनेटिव है, क्योंकि कई यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो अफ्रीकन गवर्नमेंट के द्वारा क्रिटिसिज्म फेस कर रही है बिकॉज ऑफ जो कोविड वैक्सीन की सप्लाई के से रिलेटेड जो इनके कंसर्न्स रहे हैं थ्रू आउट द 2 years। एंड अफ्रीकन गवर्नमेंट विच डू नॉट कन्फर्म टू द वेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इंटरेक्ट बेटर विथ पावर्स लाइक चाइना एंड रसिया। तो जाहिर सी बात है, कम्युनिस्ट कंट्री हैं चाइना एंड रशिया दोनों, तो जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं इनसे ज़्यादा इंक्लाइंड फील करती है। सो दैट्स ऑल इन दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज इंडिजीनियस आरएनए वैक्सीन का जो जैब है, वो डीजीसीआई ने इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव कर दिया है। सो द डीजीसीआई अप्रूव इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 फॉर रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज़ फॉर दोज एज्ड 18 ईयर्स एंड अबोव, यानी कि 18 साल या उससे ऊपर के जो लोग हैं उन पे ही इसको टेस्ट किया जा सकता है। ये मैन्युफैक्चर किया गया है जिनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा। सीरम इंस्टीट्यूट का जो कोविड-19 वैक्सीन है कोवोवैक्स, इसको भी एक अप्रूव मिला है रिस्ट्रिक्टेड यूज़ के लिए फॉर इमरजेंसी यूज़ इन चिल्ड्रन, जो कि 7 से 11 की एज रेंज में आते हैं। सो mRNA वैक्सीन क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं? सो जो mRNA वैक्सीन होता है उसको मैसेंजर आरएनए, यानी कि mRNA इसका फुल फॉर्म है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ आरएनए दैट इज नेसेसरी फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन। ओके, सो इन सेल mRNA uses the information in genome to create a blueprint for making proteins. Once cell finish making a protein, they quickly break down the mRNA. सो ये जो mRNA होता है वो वैक्सीन के तहत न्यूक्लियस में एंटर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये डीएनए को अल्टर नहीं कर पाएगा। उसके अलावा आखिर वैक्सीन की क्या
फंक्शंस होते हैं, तो वैक्सीन जो होता है वो प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शन बाय प्रिपेयरिंग द बॉडी टू फाइट फॉरेन इन्वेडर्स, यानी कि एंटीबॉडीज बना के, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन जो होते हैं जो कि अटैक करते हैं, उनके लिए एक एंटीबॉडी प्रिपेयर करती है। ऑल वैक्सीन इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी ऐसे हार्मलेस पीस ऑफ पर्टिकुलर बैक्टीरिया, जैसे कि काफ़ी हद तक एटीन्यूएटेड होता है, वीक फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से जो इम्यून रिस्पॉन्स है बॉडी की वो एक हद तक ट्रिगर हो जाती है और जिससे इस टाइप की वायरस से फाइट करने में हेल्प मिलती है। मोस्ट वैक्सीन कंटेन अ वीकेंड और डेड बैक्टीरिया, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ न्यू टाइप ऑफ वैक्सीन दैट यूजेज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि mRNA। सो सिग्निफिकेंस क्या है mRNA वैक्सीन का? जो इंडिविजुअल हैं जिनको mRNA वैक्सीन दिया गया है वो एक्सपोज नहीं है टू द वायरस, क्योंकि DNA वैक्सीन में क्या होता है कि वायरस का ही एक वीक फॉर्म या कि डेड फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी पे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें अलग ही चीज़ यूज़ किया जा रहा है। सो ये किसी भी हद तक लोगों को इन्फेक्ट नहीं करेगा अगर वो इन्फेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि mRNA वैक्सीन जो है वो कैसे फंक्शन करती है, जो हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया। दिस न्यूज़ इज रिगार्डिंग G7 टू कैप रशियाज इनकम फ्रॉम ऑयल सेल्स। रिसेंटली इंडिया के अलावा कई कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने रशिया से ऑयल खरीदना शुरू किया है, क्योंकि रशिया काफ़ी कम प्राइस में, यानी कि डिस्काउंटेड प्राइस में ऑयल ऑफर कर रहा है। सो 8th G समिट केम टू एन एंड विथ पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स इशूइंग अ जॉइंट स्टेटमेंट। और ये जो समिट था इसमें लीडर्स आए थे अर्जेंटीना के, इंडिया के, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका और यूक्रेन से। उसके अलावा जो G7 समिट के जो G7 ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो तो थे ही वहाँ पे। सो जो की हाइलाइट्स रहे हैं इस पर्टिकुलर समिट के वो देख लेते हैं। रशियास वार ऑफ अग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन, जो कि अभी भी जारी है, तो उसमें रशिया को कंडेम किया गया कि वो एग्रेसर है अगेंस्ट यूक्रेन। उसके अलावा सबने एक स्टैंड लिया कि यूक्रेन का सपोर्ट करेंगे और उनको फाइनेंशियल, ह्यूमैनिटेरियन, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक या और भी जिस टाइप की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है वो सब करेंगे। जो सीवियर एंड इंडोरिंग कॉस्ट है वो रशिया पे पड़ने वाला है, क्योंकि इस स्टेटमेंट में ऐसा कहा गया है कि जो रशियन ऑयल है इसमें एक प्राइस कैप लगाया जाएगा। सो इट सीक्स टू लेवरेज वेस्ट फाइनेंशियल एंड शिपिंग इन्फ्लुएंस ओवर रशियन ऑयल एक्सपोर्ट्स। सो इसमें क्या होगा, जो वेस्ट कंट्रीज़ के जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस है या फिर शिपिंग है ऑयल कार्गो के, उसके द्वारा रशिया के जो ऑयल प्राइस है उसमें एक कैप लगाने की कोशिश की जाएगी। लीडर्स आल्सो एग्रीड ऑन अ बैन ऑन इम्पोर्ट ऑन रशियन गोल्ड, यानी कि रशिया से जो गोल्ड माइन होती है उस पर, यानी रशिया जो ऑयल गोल्ड इंपोर्ट करता है फ्रॉम थ्रू आउट वेरियस कंट्रीज, उस पर भी बैन लगाया जाएगा ताकि गोल्ड के थ्रू रशिया इस वार को फाइनेंस ना कर पाए। उसके अलावा जो फूड सिक्योरिटी होगी अराउंड द ग्लोब, इसको भी इंश्योर किया जाएगा। उसके लिए 4.5 बिलियन के एक फंड को प्रपोज किया गया है। उसके अलावा ग्लोबल अलायंस ऑन फूड सिक्योरिटी भी बनाया जाएगा। सो चाइना को भी हिट करने का प्लान है इसमें, क्योंकि जो मार्केट डिस्टॉर्टिंग प्रैक्टिसेस है चाइना की वो काफ़ी टाइम से चल रही है और अब ये बहुत हद तक डेवलप्ड इकोनॉमी को भी हर्ट कर रही है। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट कंडेम करता है चाइना को फॉर नॉन ट्रांसपेरेंट एंड मार्केट डिस्टॉर्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिसेस। उसके अलावा जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस हो गई है वेस्टर्न कंट्रीज़ की ऑन चाइना, उससे भी खुद को बाहर करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इसमें एम है कि 600 बिलियन के आसपास फंड मोबिलाइज किए जाएंगे इन नेक्स्ट 5 ईयर टू नैरो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट गैप, इंक्रीज कोऑपरेशन ग्लोबली थ्रू वर्किंग टुवर्ड्स जस्ट न्यू एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप्स विथ इंडोनेशिया, इंडिया, सेनेगल एंड वियतनाम, जो कि जो एग्जिस्टिंग साउथ अफ्रीका के साथ पार्टनरशिप है उसी के तर्ज पर इसको किया जाएगा। कोविड-19 के ऊपर भी बातें हुई इसमें। सो G7 है विल बिल्ड इट्स प्रोविजन ऑफ ओवर
1.175 बिलियन वैक्सीन सिंस लास्ट मीट इन 2021। उसके अलावा G7 पैक्ट फॉर पेंडेमिक रेडीनेस भी है, जिसमें कि प्रिवेंट, प्रिपेयर और रिस्पॉन्ड करने के लिए या फिर इस तरह के जो चैलेंजेस आते हैं इन फ्यूचर, उसके लिए तैयार किया जाएगा एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया का जी समिट में क्या स्टांस रहा ये देख लेते हैं। तो पार्टिसिपेशन हुआ बाई हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वहाँ पे गए थे। कॉल्ड एज अ गेस्ट टू अटेंड द समिट, क्योंकि G7 का पार्ट इंडिया नहीं है तो एज अ गेस्ट ही इन्वाइट किया गया था। पार्टिसिपेटेड इन 2 सेशंस, उनमें से क्या है, इन्वेस्टिंग इन बेटर फ्यूचर, जिसमें कि क्लाइमेट, एनर्जी और हेल्थ से रिलेटेड बात हुई। उसके अलावा फूड सिक्योरिटी के ऊपर जो बात हुई वो वाले सेशन, ये 2 सेशन इंडिया ने अटेंड किए हैं। रेजिलेंट डेमोक्रेसीज डॉक्यूमेंट साइंड, तो काफ़ी हद तक ये टॉलरेंट डेमोक्रेसी, जहाँ पे इंटॉलरेंस की जो प्रैक्टिस है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश किया जाएगा, जिसमें कि फ्रीडम को गार्ड किया जाएगा, इंडिपेंडेंस और डाइवर्सिटी जो है उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा विद इन दी सिविल सोसाइटी। उसके अलावा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और ओपिनियन है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। नो डायरेक्ट रेफरेंस ऑन यूक्रेन, सो नो डायरेक्ट रेफरेंस ऑन यूक्रेन एंड डिडंट क्रिटिसाइज रशिया फॉर इट्स इन्वेजन। तो इंडिया का स्टांस तो पहले से ही क्लियर रहा है कि वो ना तो यूक्रेन की साइड लेगा और ना ही रशिया की साइड लेगा, तो यहाँ भी न्यूट्रल ही रहा इंडिया। अस टू यूज पाथ ऑफ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी टू रिजॉल्व दिस क्राइसिस, जो कि हमेशा से इंडिया का एक स्टेटमेंट रहा है। उसके अलावा इंडियन एग्रीकल्चरल जो टैलेंट है उसको यूज़ करने के लिए एक प्रॉपर बात हुई। विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल टैलेंट्स ऑफ इंडियन फार्मर, फूड सिक्योरिटी विल बी इंश्योर्ड टू G7 कंट्रीज। स्टॉप शॉर्ट ऑफ इंडोर्सिंग पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या है, तो ये इनिशिएटिव यूएस और उसकी अलाइज के द्वारा इनिशिएट किया गया था चाइना के बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए, ताकि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके, जिसके लिए चाइना काफ़ी वक्त से कोशिश कर रहा है। यूएस ने अनाउंस किया फंड टू प्रोमोट फूड सिक्योरिटी इन इंडिया अंडर PGII। डॉक्यूमेंट जो पब्लिश हुए हैं इसमें, तो उसमें इंडिया इंडोर्स 2 आउटकम डॉक्यूमेंट, जिसमें कि एक था रिजिलियंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर देखा। उसके अलावा जो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, यानी कि एकदम से ही रश नहीं किया जाएगा एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, थोड़ा ग्रेजुअली होगा, इसके लिए एक प्रॉपर एक स्टेटमेंट जारी किया गया। दिस न्यूज़ इज रिगार्डिंग कॉमनवेल्थ adopts living land charter. So all 54 Commonwealth members have agreed to voluntarily dedicate a living land in their respective countries to future generation, जो कि in line है with, so this living land charter is in line with the strategy set for UN decade on ecosystem restoration. सो लिविंग लैंड चार्टर्स के बारे में जान लेते हैं। ये एक नॉन बाइंडिंग मैंडेट है जो मेंबर कंट्रीज अडॉप्ट करती है, जो कि सेफगार्ड करेगी ग्लोबल लैंड रिसोर्सेज को, और लैंड डिग्रेडेशन जो हो रहा है वो उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में हेल्प करेगी, एंड आल्सो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट काफ़ी हद तक स्टेप्स लिए जाएंगे, जो कि बायोडाइवर्सिटी लॉस और सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए पर्टिकुलर एफर्ट लगाया जाएगा इसके लिए। सो इट हेल्प टू इनकैप्सुलेट द कंबाइंड एफर्ट टू होल्ड द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, जिसके बारे में बात होती रही है फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट एक्ट की 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रखेंगे, उससे ऊपर नहीं जाने देंगे। अब ये जो डॉक्यूमेंट आया है, ये आया है नियरली 2 years ऑफ इंटेंस कंसल्टेशन, इंगेजमेंट एंड नेगोशिएशंस विथ मेंबर कंट्रीज एट UN रियो कन्वेंशंस। सो इसके जो की ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है? सो लीडर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव नोटेड विथ कंसर्न इन द चार्टर द अलार्मिंग डिक्लाइन इन द हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्लोबल लैंड रिसोर्सेज। इंडिया में भी काफ़ी हद तक ऐसा रहा है कि जो इनफर्टिलिटी है लैंड की, वो काफ़ी हद तक बढ़ी है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑल्सो, एंड ऑल्सो अनसस्टेनेबल यूज, काफ़ी हद तक ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करने की वजह से हुई, तो और अनकन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिस की वजह से भी ये नौबत आई है। सो इट एम्ड टू सपोर्ट मेंबर कंट्रीज
टू इफेक्टिवली डिलीवर द कमिटमेंट अंडर 3 रियो कन्वेंशंस। ओके, सो वो क्या थे? रियो कन्वेंशंस में 3 चीज़ें सामने आई थी, जिनमें से पहला था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए कन्वेंशन आया था, उसके अलावा डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बेट करने के लिए प्लेज लिया गया था, उसके अलावा UNFCCC जिसके बारे में हम सब जानते हैं। सो मेजर आउटकम्स जो इसके आए, सो अटेंडीज आल्सो अंडरलाइन द प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल गार्डियनशिप प्रोवाइडेड बाय इंडिजिनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज इन प्रोटेक्टिंग लैंड एंड वाइटल इकोसिस्टम सर्विसेज। काफ़ी हद तक जो लोकल नेटिव्स होते हैं उनको इन चीज़ों की काफ़ी हद तक आइडिया होती है। जैसे आप लोगों ने चिपकू मूवमेंट के बारे में सुना होगा, जिसमें लोग पर्टिकुलर ट्रीज़ को बचाने के लिए उस पर लटक जाया करते थे ताकि गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोसेस या प्रोजेक्ट के नाम पे उस पर्टिकुलर ट्री को काट के कोई रोड या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाए। सो इस टाइप की मूवमेंट और लोकल जो इंटरेस्ट होगा उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। द एग्रीमेंट वॉज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फाइनल वाइड रेंजिंग कम्युनिक बाय लीडर्स इंक्लूडिंग स्पेसिफिक आइटम ऑन क्लाइमेट चेंज। सो वही है कि क्लाइमेट चेंज की रिकॉर्डिंग जो वाइड रेंजिंग लीडर्स हैं जो कि पर्टिकुलर उस लैंड या उसके आसपास के एरिया पे रिसाइड करते हैं, तो उनका भी एक हद तक व्यू लिया जाएगा। कंट्री हेड्स अंडर स्कोर इन द टाइम दैट अर्जेंट थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज जो कि है उसके बारे में वार्न किया। उसके अलावा जो वल्नरेबिलिटीज़ ये करता है एग्जिस्ट होता है उसकी वजह से, और ये प्रेजेंट करता है काफ़ी हद तक कई चैलेंज क्रिएट करता है ये। और उसके अलावा जो अभी ऑन गोइंग कोविड-19 की रिकवरी है, तो इससे रिलेटेड भी काफ़ी हद तक चीज़ें इस पे अडॉप्ट किया गया है। सो दैट्स ऑल इन दिस न्यूज़।